नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय के संदर्भ में हम बात करेंगे। इस नए सत्र की शुरुआत 2020-21 नए सत्र की शुरुआत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हम पढ़ने जाएंगे। तो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा आज के ऑनलाइन लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। इस सिलेबस के संदर्भ में जैसे कि पेपर का जो नेचर है, स्वरूप है, वो 80 मार्क का पेपर रहेगा। अगर हमारे सिलेबस में जो पेंडेमिक 19 जो कोविड-19 के पहले जो सिलेबस का स्वरूप था वो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर रहे तो उसमें 80 मार्क का सिलेबस है। इसमें हर एक यूनिट पर 20-20 मार्क दिए गए हैं और जो 20 मार्क है वो होम असाइनमेंट के मार्क्स रहते हैं। ये बात अलग और है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अभी वैकल्पिक प्रश्न द्वारा आपको आपकी परीक्षा ली जा रही है। यदि अगर ये कोविड-19 का इश्यू अगर निकल गया तो आपके पेपर में बदलाव हो सकता है। तो हम 80 मार्क के पेपर की बात करेंगे। तो पहले यूनिट में किस टॉपिक का संदर्भ आता है? पहले यूनिट में आर्थिक नियोजन, इस भारत में आर्थिक आयोजन कहते हैं उसको, भारत में आर्थिक आयोजन या आर्थिक नियोजन, उसके संदर्भ में अध्ययन करना है। भारतीय नियोजन की व्यूह रचनाएं, भारतीय नियोजन का मूल्यांकन। तीसरा टॉपिक है 11वीं पंचवार्षिक योजना। भारत में 11वीं पंचवार्षिक योजना, 12वीं पंचवार्षिक योजना, उनकी समीक्षा है, उनका मूल्यांकन, इसका अध्ययन करना है। पंचवार्षिक योजना के संसाधन का वितरण, इसका भी इसमें अध्ययन करना है। बाद में पंचवार्षिक, भारत में प्रादेशिक नियोजन, भारत में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत जो हुई उसके तहत देश का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया है। बाद में जो टॉपिक है आर्थिक नियोजन के यश, उसको सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फेल्यूर, अपयश, आर्थिक नियोजन का यश या यशस्विता है एवं उसका अपयश, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक स्वतंत्र टॉपिक है नीति आयोग। भारत में जो पंचवार्षिक योजनाएं थी वो अभी खारिज कर दिए, अभी उसके बदले में नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग की समीक्षा है, नीति आयोग का इतिहास, नीति आयोग का महत्व, नीति आयोग का आयोजन किस तरह से किया जाता है, उसका व्यवस्थापन कैसे होता है, नीति आयोग किस कार्यकाल में होता है, इसके बारे में हम उस टॉपिक में अवगत कराएंगे। ये रहा पहले यूनिट का मूल्यांकन। दूसरे यूनिट में जो टॉपिक रहेंगे, दूसरे यूनिट में जैसे कि पहला टॉपिक है आर्थिक वृद्धि, भारत में आर्थिक वृद्धि और भारत में आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा उसमें विकसनशील राष्ट्र की विशेषताएं। भारत एक विकसनशील राष्ट्र माना जाता है और भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र की विशेषताओं में हम उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक इसमें दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में प्राकृतिक साधन सामग्री, भारत में प्राकृतिक साधन सामग्री, नैसर्गिक साधन सामग्री। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में आधारभूत संरचनाएं, जो विकास होता है, स्ट्रक्चर
बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में यातायात, तो इस संदर्भ में जो टॉपिक है वो दूसरे यूनिट में समावेश किए गए हैं। इस भारतीय अर्थव्यवस्था में तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट में भारत में जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है लगातार बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, और कई प्रकार की भारत की आर्थिक विकास की विफलताएं भारतीय जनसंख्या बढ़ने के कारण निर्माण हुई है। उसमें हम विस्तृत विवेचन हम इस टॉपिक में करेंगे, भारत में जनसंख्या या भारत की जनसंख्या। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी, दूसरा टॉपिक है भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और भारत में रोजगार, और भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी, इस संदर्भ में विस्तृत विवेचन किया जाएगा। चौथा यूनिट रहेगा, सब चौथे यूनिट में सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको, पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम विस्तृत चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। दूसरा टॉपिक उसमें है सार्वजनिक उत्पन्न, सार्वजनिक आय। नेक्स्ट है करों के प्रकार, करदेय क्षमता, इस टॉपिक का उसमें उल्लेख किया गया है, करदेय क्षमता। और सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय हीनता, इस प्रकार के टॉपिक इस भारतीय अर्थव्यवस्था इस सब्जेक्ट में समावेश है। तो इस तरह का सिलेबस आपके 2020-2021 इस सत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में दिया जाएगा। मैं पहले टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ, भारत में आर्थिक आयोजन, भारत का आर्थिक आयोजन या भारत का आर्थिक नियोजन। तो भारत में आर्थिक आयोजन की उपलब्धियाँ, भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ और उसकी समीक्षा कैसे की गई है, इसका विवेचन मैं करूँगा। प्लानिंग इंडिया अचीवमेंट्स एंड फेल्यूर्स। तो आयोजन, भारत का जो नियोजन है या आयोजन है वो 5 वर्षों के कालखंड में दिया गया रहता है, लेकिन कोई भी कालखंड कोई एक बार की गई कार्यवाही नहीं रहती है। हमारे देश में आर्थिक प्रवृत्तियों पर नज़र या तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ों का व्यवस्थित आकलन करने के लिए और नई आवश्यकताओं के आयोजन में जो कार्यक्रम का समायोजन किया जाता है वो लगातार उसकी आवश्यकता होती है। पहली पंचवार्षिक योजना जैसे कि 1950-51 से लेके हम अगर देखेंगे तो अभी 12वीं पंचवार्षिक योजना का सफल आयोजन भारत सरकार ने किया, और 12वीं पंचवार्षिक योजना खत्म होने के बाद नई सरकार जब गठित की गई तो उन्होंने भारत के पंचवार्षिक योजना का ढांचा ही बदल दिया और उसमें नीति आयोग की संस्थापना की गई। तो इसके पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 5th फाइव-ईयर प्लान, तो ये इसका विवेचन करना बहुत जरूरी होता है। चाहे नीति आयोग सरकार ने लागू किया हो, उसमें काफ़ी बदलाव किया गया हो, लेकिन पंचवार्षिक योजना का अध्ययन छोड़कर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकते। तो 1951 में के पश्चात अगर देखेंगे तो भारत में अभी तक 12 पंचवार्षिक योजना पूरी की गई है, और इस पंचवार्षिक योजना के दौरान जो सिद्धांत, बुनियादी विकास करने के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए हैं वो बुनियादी सिद्धांत सामने रखकर, जैसे कि भारत में रोजगार बढ़ाना, भारत को आत्मनिर्भरता निर्माण करना और भारत में सामाजिक न्याय इस व्यवस्था पर लाना, सामाजिक न्याय
निर्माण करना, इस बुनियादी लक्ष्यों पर आधारित प्रत्येक पंचवार्षिक योजना के कार्यकाल में जो योजना के दौरान जो जिस सरकार द्वारा सीमा बंधनों एवं संभावनाओं का की तो ध्यान में रखकर जो भी आवश्यकताएं, जो भी दिशा निर्देश दिए गए, उसमें गतिविधियां जो निर्माण की गई, उसमें काफ़ी परिवर्तन लाया गया। प्रत्येक योजना की दिशा निर्देश अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रथम पंचवार्षिक योजना 1951 to 56 इस कार्यकाल में आरंभ की गई और समय समय पर भारत के सामने 3 मुख्य समस्याएं उस कार्यकाल में रही। पहली समस्या रही शरणार्थियों का तेजी से बढ़ता हुआ प्रवाह। जब देश आज़ाद होने के बाद बड़ी तादाद में दूसरे देशों से जो जनसंख्या का भार हमारे देश में आया गया, उसको हम शरणार्थी कहते हैं। भयंकर खाद्य अभाव, खाद्य साधन सामग्री का अभाव, खाद्यान्न का अभाव हमारे देश में उस दौरान दिखाई दिया गया। और बढ़ती हुई स्फीति, देश का दूसरा युद्ध समाप्त होने के बाद जब देश का आर्थिक विकास बढ़ाने की बात आई तो देश में बड़ी मात्रा में महंगाई दिखाई दी। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध और देश के विभाजन के बर्बादी के बाद अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान, अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया गया और पहली पंचवार्षिक योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस दौरान सरकार ने भरपूर प्रयास किया। और ऐसा कहा जाता है कि शरणार्थियों का फिर से पुनर्वास करने के लिए सरकार ने काफ़ी आर्थिक नुकसान सरकार ने सहन किया। खाद्यों में कम से कम संभव अगर देखेंगे तो कम से कम खाद्यों की जो खाद्यान्न की अभाव काफ़ी मात्रा में बढ़ता रहा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जो सरकार का लक्ष्य रहा वो अधूरा रहा। स्फीति निर्माण के कारण स्फीति पर नियंत्रण करने के साथ साथ प्रथम योजना में सर्वांगीण विकास की जो आशा या सर्वांगीण विकास के लिए जो आरंभिक प्रयत्न किए गए वो लगातार उसको आश्वासित करने के लिए जनसामान्य जीवन स्तर में निश्चित बदलाव निर्माण करने के लिए निरंतर सरकार द्वारा सुधार किया गया। कार्यकाल बदलते रहा। दूसरी पंचवार्षिक योजना का जब आयोजन किया गया उसका जो कालावधि है 1956 to 61 इस कार्यकाल के दौरान आर्थिक स्थिरता के वातावरण निर्माण किया जाना बहुत जरूरी था। तो भारत सरकार ने उस पंचवार्षिक योजना के दौरान आर्थिक स्थिरता का वातावरण निर्माण करने के लिए और पहली पंचवार्षिक योजना में निश्चित कृषि उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया उसमें कीमत स्तर में कमी, कीमत स्तर में यानी जो खाद्यान्न का अभाव होने के कारण कीमत स्तर का रिकॉर्ड गिर गया और यह महसूस किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी अवस्था में पहुंच गई है कि कृषि को निम्न प्राथमिक दर्जा दिया जा सकता है। क्योंकि पहली पंचवार्षिक योजना ये कृषि का जो भी ढांचा था, कृषि के ढांचे पर आयोजन था, तो कृषि को प्राथमिकता देकर भविष्य की तीव्र विकास के लिए अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव जैसे कि भारी उद्योग एवं मूल उद्योग के विकास में तेजी से बढ़ाना चाहिए, ऐसा भी एक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। दूसरी योजना में जो अर्थव्यवस्था का जो दर्शन दिखता है, बड़ी मात्रा में देश के आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए एक जोर का धक्का
देने की जो निश्चिति जो की गई उसको आर्थिक उत्थान कहते हैं। भारत देश की उत्थान अवस्था निर्माण करने के लिए भरकस प्रयत्न उस दौरान सरकार द्वारा किया गया। सरकार ने 1956 में औद्योगिक नीति की घोषणा भी समाजवादी ढांचे के संदर्भ में की गई और समाजवादी ढांचा निर्माण करने का संकल्प सरकार द्वारा किया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सामने देखकर राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुकूल मोड़ना अनिवार्य रहा और दूसरी योजना में तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य बनाया गया। भारी एवं मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया और इस दौरान धातुओं, अलोह, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय उस पंचवार्षिक योजना में सेकंड 5th ईयर प्लान में किया गया। उसी दौरान तीसरी पंचवार्षिक योजना का जब कार्यकाल 1961 से 66 1961 to 1966 के आरंभ में जो समय पर जो बदलाव किए गए, भारतीय आयोजकों ने यह अनुभव किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्थान अवस्था में जब देश ने प्रवेश किया तो पहली दो योजनाओं के तीव्र आर्थिक विकास के लिए संस्थागत ढांचा ने, उसको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को कायम रख के तीसरी योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयंस्फूर्त अर्थव्यवस्था, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमिक निर्माण करने के लिए सरकार ने बड़ा प्रयास किया और यह स्थापित किया गया कि दूसरी पंचवार्षिक योजना के कार्यकाल में जो बातें स्पष्ट नहीं हो गई वो तीसरी पंचवार्षिक योजना में पूरा करने का संभव प्रयास किया गया। और कृषि उत्पादन की वृद्धि दर भारतीय आर्थिक विकास पर एक मुख्य सीमाबंधन निर्माण करके पहली दो योजनाओं के अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ऐसा तीसरी पंचवार्षिक योजना में लक्ष्य रखा गया। और यह दृष्टि रखते हुए तीसरी पंचवार्षिक योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी उद्योगों को विकास पर पर्याप्त मात्रा में बल दिया गया और तीव्र आर्थिक विकास निर्माण करने का कार्य इस सरकार द्वारा किया गया। परंतु 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा गया और इस युद्ध छिड़े जाने के कारण तीसरी योजना की प्राथमिकताओं को विकास की अपेक्षा में जो अनिवार्य बदल सरकार द्वारा किया गया है उसमें डिफेंस भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में आमूलाग्र बदल करके वो युद्ध को, जब भारत सरकार को युद्ध के लिए जो भी तैयारी करनी पड़ी उससे काफ़ी योजना पर एक परिणाम हुआ। श्री अशोक मेहता के नेतृत्व में देखा जाए तो 1966 में चौथी योजना की रूपरेखा तैयार की गई और चौथी पंचवार्षिक योजना में जैसे 1965 to 66 और 66 to 67 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सूखे में ग्रस्त हो जाने के कारण सरकार ने चौथी पंचवार्षिक योजना को स्थगिती कर दी और इसकी अपेक्षा में 3 वार्षिक पंचवार्षिक योजनाएं एनुअल प्लान व्यंग्यात्मक रूप में योजना अवकाश
उसको 3 पंचवार्षिक योजना अवकाश, उसको प्लान हॉलिडे कहा गया। यानी ऐसी एक टीका, ऐसी आलोचना की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यह क्वेश्चन जरूर रह सकता है कि किस कार्यकाल में योजना अवकाश, किस पंचवार्षिक योजना के दौरान योजना अवकाश कहा गया। तो यह हमें बहुत बारीकी से जानना पड़ेगा कि 3 पंचवार्षिक योजनाएं जो शुरू में हुई है, तो 3 पंचवार्षिक योजनाओं को प्लान हॉलिडे कहा गया। भारत ने भारत पाक युद्ध के एक कड़वा सबक सीखा और इसके तथाकथित जो मित्र देशों ने आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य सामान और कच्ची सामग्री देने से इनकार कर दिया। देखो, भारत में पंचवार्षिक योजना लागू होने के बावजूद भी कई अन्य देशों से हमारे देश में बड़ी मात्रा में आयात नहीं हो सकी। चौथी योजना के दौरान जो आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य भारत सरकार ने जो रखा गया, उसमें साथ साथ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, जैसे आर्थिक स्थिरता और विकास करना और आत्मनिर्भरता निर्माण करना, यह उद्देश्य चौथी पंचवार्षिक योजना में लागू किया गया था। और उस समय भारत में राष्ट्रीय आय की जो प्रतिशत, राष्ट्रीय आय, भारत चौथी योजना में भारत का राष्ट्रीय आय प्रतिशत 5.5% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। आज कोविड-19 का दौर है। आज अगर देखेंगे तो भारत का आर्थिक विकास ये 5.5 के नीचे है। तो ऐसा कहा जाता है कि 70 साल हम अगर देखेंगे 2021 से अगर भारतीय योजना का अगर आलेख अगर देखेंगे या रूपरेखा देखेंगे, तो वर्तमान स्थिति का दौर बड़ा खस्ता है और खस्तेहाल हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के कारण और बैंकिंग इंसॉल्वेंसी के कारण हमारे देश में बड़ी प्रकार का ये हानि हुई है। देश का आर्थिक विकास निम्न हुआ है या हो रहा है। तो ये चौथी पंचवार्षिक योजना के दौरान तक हम चले गए अभी। तो ये जो लक्ष्य भारतीय समाज व्यवस्था को कमजोर वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय न्यूनतम लक्ष्य रखा गया और भारतीय समाज व्यवस्था कमजोर वर्गों को ऊपर लाने के लिए सरकार ने सामाजिक न्याय का एक संकल्प किया गया और सामाजिक न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ, यह संज्ञा भी इस आर्थिक आयोजन में दिखाई देती है। पांचवी पंचवार्षिक योजना, जैसे कि चौथी पंचवार्षिक योजना का लक्ष्य 5.5% था, तो पांचवी पंचवार्षिक योजना में जो कार्यकाल है 1974 to 79, इन कार्यकाल में आरंभ में ही आर्थिक संकट, भारत में भारी आर्थिक संकट या उसकी आर्थिक संकट निर्माण होने के कारण सितंबर 1973 में तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि हुई और देश में गेहूं को थोक व्यापार के सरकारीकरण में विफलता के कारण हमारे देश में स्फीति की वृद्धि दर बड़ी मात्रा में बढ़ी। यानी 1974 to 79 के दौरान भारत में आर्थिक स्फीति और आर्थिक स्फीति का वृद्धि दर बढ़ता गया और भारतीय आयोजक तो गरीबी हटाओ और सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास के नारों की भी रट लगा रहे थे। तो इस दौरान श्री सी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 1972 में एक दिशा निर्देशन पत्र दिया गया और घोर निर्धनता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में घोर निर्धनता के मुख्य कारण बेरोजगारी, अल्प रोजगारी और कृषि एवं सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे भारी संख्या में उत्पादों का निम्न उत्पादन या निम्न संसाधन आधार, इसको लो रिसोर्स बेस कहते हैं,
वो गरीबी की समाप्ति केवल अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ाने से प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि इसकी रणनीति, इस प्रकार की रणनीति मुख्य रूप से बेरोजगारी, अल्प रोजगारी और भारी अति निर्धनता पर सीधा प्रहार करना होता है। तो इस पर काफ़ी प्रहार होते रहा और दार्शनिक आधार का परित्याग करके श्री डीपी धर इनकी अध्यक्षता में 5वीं योजना का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें मुख्य 2 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। पहला लक्ष्य गरीबी की समाप्ति करना और देश में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करने के लिए वृद्धि दर की उच्च दर को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से 5वीं पंचवार्षिक योजना में बेहतर आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर पर वृद्धि करने की नीति तैयार की गई और 1978 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया। 5वीं पंचवार्षिक योजना, उसमें उन जनता पार्टी ने 5वीं पंचवार्षिक योजना उस समय समाप्त कर दी। चौथी साल में ही पंचवार्षिक योजना, 5वीं पंचवार्षिक योजना समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार यह ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, भारतीय पंचवार्षिक योजनाओं का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस प्रकार कहा जाता है। मैं यहाँ मेरा लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।